दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसकी चर्चा हर एक व्यक्ति कर रहा है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है। वो चर्चा है वक्फ बोर्ड को लेकर। आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है और गैर मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश में इतना हंगामा मचा हुआ है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर मुस्लिम समुदाय इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। आखिर वक्फ बोर्ड का इतना विरोध और समर्थन क्यों हो रहा है? आज इसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ का इतिहास क्या है, वक्फ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ जो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम पर दिया गया दान। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम पर समाज कल्याण के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए, परोपकारी कल्याण के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। अपनी चल अचल संपत्ति को दान करने वाला व्यक्ति गैर मुस्लिम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो। और उस चल अचल संपत्ति की देखरेख करने वाला, संरक्षण करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, उसको कहा जाता है मुतवल्ली। अब हम बात करते हैं कि वक्फ का इतिहास क्या है। भारत में दिल्ली सल्तनत के समय वक्फ का इतिहास मिलता है, जिसकी शुरुआत मुगल जब भारत आए तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। जो वक्फ की परंपरा पहले मौखिक थी और ये लगभग अंग्रेजों के समय तक चलती रही। अंग्रेजों ने 1923 में वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा, लेखा जोखा और उसको विनियमित करने के लिए सबसे पहले मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923। देश आजादी के बाद पंडित नेहरू ने 1954 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम को बदल करके वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 कर दिया और उसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड को अनेक अधिकार दिए गए और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने, गठन करने का भी अधिकार दे दिया। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए 1964 में एक केंद्रीय परिषद बनाई गई जिसको केंद्रीय वक्फ परिषद कहा गया। और उसके बाद वक्फ अधिनियम 1995 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को और पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक अधिकार दे दिए, ऐसी में शक्तियां दे दी। यदि वक्फ बोर्ड ने किसी की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया तो संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी, किसी की व्यक्ति की नहीं। यदि वक्फ बोर्ड का दावा गलत है तो ये उस व्यक्ति को सिद्ध करना होगा कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है, मेरी है। वक्फ बोर्ड को कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट, सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा लड़ाई और सबसे ज्यादा विरोध जो गैर मुस्लिम कर रहा है इस अधिनियम का, इस बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का, वो इसीलिए कर रहा है, उसका कहना है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर अपना अधिकार कर सकता है और उसकी चुनौती किसी भी कोर्ट में नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है सिद्ध करने की तो संपत्ति के उस मालिक को जो इसका सच्चा मालिक है। यदि वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड के इस तरह के विवाद पूरे देश में चल रहे हैं, जिसका अलग अलग संपत्तियों के साथ विवाद हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है जो कब्जे को लेकर के हैं। ASI की एक रिपोर्ट ने बताया कि 132 विवाद पूरे देश में इस समय चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती, जिनका फैसला जो करेगी वो वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल करेगी। वक्फ बोर्ड के इसी तरह के कुछ विवादों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी। सबसे पहली घटना है बिहार पटना की। बिहार की राजधानी पटना से सटे गोविंदपुर गांव के पुश्तैनी बाप दादा की जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अचानक से नोटिस भेज दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। गांव की जमीन को अपनी जमीन बताया और उसको 30 दिन में खाली करने का आदेश दे दिया। गोविंदपुर के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही डीएम ने आदेश जारी कर दिया कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, पर आपने अवैध कब्जा किया हुआ है। पटना के डीएम के आदेश के बाद लोगों के होश उड़ गए। गोविंदपुर गाँव के लोग अपनी जमीनों के कागजात लेकर के डीएम कार्यालय पर घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, लेकिन उनसे ये कहा गया कि ये मामला ट्रिब्यूनल में जाकर के सुलझेगा, यानी कि वक्फ की न्यायाधिकरण में जाकर के सुलझेगा, जहां पर उनका फैसला, अंतिम फैसला होगा। और ये मामला अभी भी पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड ने पटना के गोविंदपुर गांव के लोगों को अवैध घोषित कर दिया और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी तरह का विवाद इंदौर मध्य प्रदेश में भी हुआ, जहां पर कोकिलाबेन अस्पताल के सामने खसरा नंबर 170 की 50 बीघा जमीन को लेकर विवाद है। वहां भी वक्फ बोर्ड अपनी टांग अड़ा रहा है, वहां भी अपना कब्जा कर रहा है, वहां भी वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर रहा है। इसी तरह का जो तीसरा मामला वो तमिलनाडु का है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचने को मजबूर हो गई कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य है। मामला तमिलनाडु के तिरुचेतुरई गांव का है, जहां पर एक किसान को, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो उसको अपनी बेटी की शादी करने के लिए कुछ जमीन का हिस्सा बेचना था। जब वो जमीन बेचने के लिए जाता है, जहां वो जमीन बेचने जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आप अपनी जमीन नहीं बेच सकते, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है,
आप वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के आइए। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचने को मजबूर हो गई कि वक्फ तो इसी तरह से, अगर इसी तरह से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता रहा तो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेगा। तो वक्फ बोर्ड की इन्हीं हरकतों के कारण वक्फ बोर्ड में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट, जो सबसे ज्यादा विवाद, जो सबसे ज्यादा लड़ाई अगर वक्फ बोर्ड को लेकर के है तो इसी कानून को लेकर के है, इन्हीं अधिनियम को लेकर के है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे लगभग 132 मामले एएसआई की रिपोर्ट ने दिए, जिसमें से कुछ मामले मैंने आपको गिनवा भी दिए। वक्फ बोर्ड की इन्हीं कब्जाधारी नीतियों के कारण केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 लेकर के आना पड़ा। वक्फ बोर्ड की इन्हीं कब्जाधारी नीतियों और विवादों को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 2024 में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लेकर के आई। यह अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला नियम यह होगा, इस बिल में जो सबसे पहला अधिकार दिया गया है वो दिया गया है उत्तराधिकार का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए या समाज कल्याण के लिए अपनी अचल अचल संपत्ति ईश्वर के नाम पर दान करता है तो उसके उत्तराधिकारियों को उससे वंचित नहीं किया। उत्तराधिकारी चाहे तो अपनी चल अचल संपत्ति को वापस ले सकता है। दूसरी, सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। बिल में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उस जिले का जो डीएम है उस संपत्ति का स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक निर्धारित करेगा। वो तय करेगा कि यह संपत्ति वक्फ की है या सरकारी है। यदि सरकारी है तो राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट करने के बाद जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करेगा। तीसरी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन होगा। अभी तक वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड में परिषद चल रही है, इसके अंतर्गत जो सदस्य होते हैं, उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो सभी मुस्लिम होते हैं और सभी पुरुष होते हैं। लेकिन जो बिल आया है इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो इसके सदस्य होंगे 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी, उसके साथ साथ 2 गैर मुस्लिम भी अनिवार्य होंगे। सबसे बड़ी बात इस बिल की है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम भी अनिवार्य होंगे। इस बिल की चौथी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील। अभी तक वर्तमान में क्या था, यदि वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा दिया तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी और जिसकी वो संपत्ति है, संपत्ति के मालिक को ये साबित करना होगा ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। जब ये विवाद चलता रहेगा तो ये विवाद जाएगा ट्रिब्यूनल के न्यायाधिकरण में यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों पर पहले अपील नहीं होती थी, लेकिन इस संशोधन के बाद इस बिल में ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल के आदेशों पर हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, कि सीधा सीधा कोर्ट भी अब इसमें इन्वॉल्व होगा। अभी तक इनके मामले में, जमीन के मामले में कोर्ट, हमारा जो अदालत है, न्यायालय, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन इस बिल के बाद हमारा न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और वो सही फैसला देगा और वो फैसला देगा। इस बिल की सबसे बड़ी बात यही है, ट्रिब्यूनल के आदेशों पर हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। इस बिल की जो 5वीं शक्ति है वो केंद्र की शक्तियां हैं। इस बिल के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी समय कभी भी वक्फ बोर्ड के खातों की जांच करवा सकती है, उनका ऑडिट करवा सकती है। लेकिन ऑडिट करवाने के लिए CAG कैग के नामित अधिकारी ही होना चाहिए। इस बिल की छठी बात, बोहरा और आगा खानी के लिए वक्फ बोर्ड। जो मुस्लिमों में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनके अलग वक्फ बोर्ड। अभी तक वर्तमान में 2 समुदाय, शिया और सुन्नी, दोनों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है। लेकिन बोहरा समुदाय और आगा खानी समुदाय दोनों के अगर ये चाहें तो अलग से अपना वक्फ बोर्ड बना सकता है। चूंकि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है तो इसके संशोधनों का जो उद्देश्य है उसके कामकाज, उसकी पारदर्शिता और उसकी जवाबदेही को बढ़ाना है। हालांकि ये संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के अंतर्गत उल्लंघन किए बिना वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण भी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? वक्फ में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।